सर, नेटो चीफ मार्क रूट ने इतराफ़ किया है कि इटली से 500 तैयारों ने उड़ान भरी और रोमानिया को टैंकर सहूलत के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूरोप और नेटो ने उन्हें मायूस किया। नेटो चीफ के इस इतराफ़ और ट्रंप के गिले को आप एक फौजी और स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से कैसे देखते हैं? क्या ये यूरोप के अंदर कोई दरार है या महज गुड कॉप और बैड कॉप का खेल है? मेरा ख्याल है कि यूरोप ने बड़े सोच समझ के फैसले किए हैं जो भी किए हैं, क्योंकि अभी आपके नजर से शायद नेतन्याहू का ये बयान नहीं गुजरा। उसने कहा है कि जस्ट वॉक्ड इनटू द ऑफिस एंड टोल्ड यूएस प्रेसिडेंट कि मैं ईरान जा रहा हूँ। मैंने उनसे परमिशन नहीं मांगी, मैंने सबको बताया है। और ये जो जंग है जिसमें वार चॉइस थी, अमेरिका ना शामिल होता तब भी ठीक होता, लेकिन अमेरिका शामिल हुआ और ये समझते हैं सब लोग, यूरोप पर्टिकुलरली, नुकसान किसका हुआ है। उनका तेल के ना जाने का यूरोप को नुकसान होता है और यूक्रेन की जंग का यूरोप को नुकसान होता है, फायदा अमेरिका उठा रहा है जी। यूरोप क्यों किसी की मतलब बोझ उठा के चले और फिर बाद में पता चले कि ट्रम्प साहब उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब हर तरफ से अपना फायदा देख रहे हैं, तो यूरोप ने भी अपना फायदा देखना शुरू किया है। ये नहीं कि बिल्कुल उनकी राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब ट्रम्प साहब जो होता है ना कि भाई यू टेक फॉर ग्रांटेड कि यूरोप चलेगा, वो अब बात नहीं रही। वो बात नहीं रही क्योंकि अमेरिका खुद उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, तो यूरोप की तो बड़ी दूर की बात है। ठीक। और सर, ये जो सदर ट्रंप ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, स्पेन और इटली का नाम लेकर बड़े मायूसी का इजहार किया है, एक ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर अरबों डॉलर के बजट भी मांगे जा रहे हैं, यूरोपीय इत्तेहादियों की ये हिचकिचाहट वॉशिंगटन और नेटो के मुस्तकबिल के अस्करी इत्तेहाद के बारे में क्या इशारा करती है? देखिए, दुनिया में जो ताकत का एक निजाम था ना, वो तब्दील हो रहा है और अमेरिका जो एक वक्त में दुनिया पे बादशाही कर रहा था, वो उन्हीं के एक्स प्रेसिडेंट के अल्फाज हैं कि अमेरिका ओवर रीच्ड अंडर परफॉर्म्ड। क्लिंटन ने जब तबसरा किया, दूसरी बात में ये की थी कि अमेरिका ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी वो खो दी है, और वो भी आपको नजर आ रही है। और यूरोप को ये भी अब नजर आ रहा है कि यूरोप के लिए खतरा कहाँ से है। रूस ने आज तक यूरोप पे हमला नहीं किया जी, तो रूस को यूक्रेन की जंग में फंसाने की तो क्या थी, जबकि पहले ये माहिदा हो भी चुका था कि आपने नेटो को और नहीं बढ़ाएंगे। और मैं जानता हूँ यूक्रेन और रूस बड़े आराम से रह रहे थे, बड़ा अच्छी उनका आपस में ताल्लुकात थे, यूक्रेन तरक्की कर रहा था और एक ओलंपिक्स में यूक्रेन ने 37 गोल्ड मेडल भी जीते। तो अब यूक्रेन की हालत जो है वो देखकर यूरोप को भी पता लग गया है कि अगर ये बात वो ना मानते उनकी और इस जंग में शरीक ना होते, तो शायद यूरोप के जो एनर्जी क्राइसिस हैं, गैस के हैं, तेल के हैं, वो इतने बड़े ना होते। तो अब यूरोप अपनी राहें जुदा इस तरीके से भी करेगा, क्योंकि जो नई लीडरशिप उभर रही है दुनिया में, चाइना बड़े वाज़ेह तौर पर यूरोप की जितनी जी वो कंज्यूमर मार्केट है वो तो चाइना के पास है। अमेरिका दे रहा था यूरोप को सो कॉल्ड जो एक मुआहदे के तहत कि भाई उनका दिफा करेंगे। अमेरिका का नजर आ गया कि अमेरिका तो इजराइल का दिफा नहीं कर सका जी, तो यूरोप का दिफा क्या करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है जो ये ताकत का तवाज़ुन दुनिया में इस वक्त मुतज़लज़ल है, शटल हो रहा है और वो अभी ग्लोबल साउथ की तरफ आ रहा है। यूरोप ये देख रहा है सारा कुछ। यानी कि एक नया ऑर्डर फॉर्म होने जा रहा है। जी, नया ऑर्डर फॉर्म हो गया हुआ है तकरीबन, अब उसको फॉर्मलाइज होते हुए टाइम लगेगा, बट इट्स वेरी क्लियर कि जो अमेरिका की लीडरशिप इस वक्त इंतहाई खतरे में है। ट्रम्प साहब की अपनी भी और अमेरिका की लीडरशिप इंतहाई खतरे में है। कल तो सेनेट में भी उनके खिलाफ वोट पास हो गया, उनके अपने जो रिपब्लिकन 4 सेनेटर्स थे उन्होंने बगावत कर दी इनके खिलाफ। और अमेरिकी अवाम जो है वो बार बार उठ के पूछ रहे हैं कि भाई ये जंग ईरान के खिलाफ जंग करने की हमें क्या तकलीफ क्या थी, हमें क्यों कर रहे हैं, हम नहीं जाके क्या हमें फायदा है इस चीज का, किस लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, हम देख रहे हैं कि ईरान के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी मार्क रूट के बयान को अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग का एतराफ़ करार देकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपको लगता है कि क्या वहाँ से बैनुल अक़वामी क़वानीन और जंगी जराइम के तनाजुर में क्या वहाँ से कोई इनको इंसाफ मिलेगा?
دیکھیے یو این بھی اپنی جو ہے نا افادیت کھو چکا ہے. یو این نے غزہ کے معاملے میں ریسنٹ میں بات کر رہا ہوں جی بالکل ایک بے دست و پا نظر آیا. غزہ میں تباہی مچ گئی, ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے, بچے شہید کر دیے گئے, بڑی بے دردی سے کیے گئے, کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اور یو این کو اگر امریکہ سمجھتا تھا کہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے تو وہ ثابت ہو گیا ایسی. اور اس لیے یو این کا بھی لوگوں کا اعتماد جو ہے یو این پر بھی اب وہ نہیں رہا. اب میرا اپنا خیال یوں ہے کہ یوں آہستہ آہستہ دنیا اپنے معاملات کو خود سنبھالنے کی طرف چل پڑی ہے ابھی. ٹھیک. اور سر یہ جو وائٹ ہاؤس نے کانگریس سے 87.6 ارب ڈالر کو ہنگامی بجٹ مانگا ہے اور اس کا بڑا حصہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ محکمہ دفاع کے لیے ہے. نومبر میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں اور یہ جنگ ووٹرز میں بڑی غیر مقبول ہے, آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں. سر کیا کانگریس ٹرمپ انتظامیہ کو یہ فنڈز آسانی سے دے دیں گے یا ہمیں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور وائٹ ہاؤس میں ایک نیا ٹکراؤ دیکھنے کو ملے گا جو ٹرمپ کے اقتدار کا خاتمہ ثابت ہوگا؟ میرے نہیں خیال کانگریس ایگری کرے گی. اچھا. کیونکہ کانگریس جس نے پہلے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے, سب سے پہلے تو کانگریس میں بغاوت ہوئی تھی جب ریپبلکن اٹھ کے کانگریس میں ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. تو کانگریس بھی شاید اس کو بھی سپورٹ نہیں کرے گی کیونکہ یہ دفاعی بجٹ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اسرائیل کو دینے کے لیے. اسرائیل تو آلریڈی انتہائی غیر مقبول ہو چکا ہوا ہے وہاں پر. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف امریکہ کے اندر سے اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں جی. اور بڑے بڑے سینسبل لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو کچھ اسرائیل کے مطلب کہنے پر امریکہ نے اپنے آپ کو جس جنگ میں پھنسا لیا تھا وہ اس کے لیے بہت بڑی ایک شرمندگی تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے, وہ بہت بڑی ایک شکست ثابت ہوئی ہے. ناٹ ملیٹریلی اسٹل امریکہ از ون آف دی سب سے بڑی آرمی ہے, سب سے بڑی ان کے پاس ایئر فورس ہے, نیوی ہے وغیرہ وغیرہ. سب سے زیادہ نیوکلیر بام ہے ان کے پاس, واحد کنٹری اس نے نیوکلیر بام استعمال بھی کیے ہیں. لیکن جو لیڈرشپ کا ایک آپ دیکھیں نا ایک ہوا تھا, ایک اورا تھا کہ امریکن پاور, امریکن اکانومی, اب وہ ہوا ختم ہو چکا ہے. ایران کے سٹینڈ نے ادروائز بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ چائنا اوپر کے آ رہا تھا, لیکن ایران نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا ہے اور جس طریقے سے اب ایران ان مذاکرات میں بھی اب دیکھیے کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے. بالکل. جو 14 نکات پہ MIU پہ جس پہ سائن ہوا تھا اس میں زیادہ اگر آپ پڑھیں ان کو تو لگتا ہے یوں ہے کہ ایران نے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ منوانا شروع کر دی ہیں ان سے. اور ٹرمپ صاحب نے ابھی پچھلے بیان دیا تھا کہ بھئی میں جو پیسے ایران کو ریلیز کر رہا ہوں, ایران ہم سے سارا کچھ غذائی اجناس ہم سے خریدے گئے. ایران نے کہا رہنے دے بھائی, ہماری مرضی, ہمارے پیسے ہم جہاں مرضی خرچ کریں, آپ کون ہے بولنے والے ہمارے. یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے, ابھی آپ بتائیے.